जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम 6th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर देख लिया था 10, जिसका नाम था नए साम्राज्य और राज्य। आज हम उसी सीरीज़ में आगे चलेंगे और बुक की समरी देखेंगे। हमारा आखिरी का चैप्टर होगा इमारतें, चित्र तथा किताबें, जिसके बाद हम अपने हैंड रिटन नोट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। यहाँ पे मरुत्सामी और लौह स्तंभ के बारे में कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। एक लड़का है मरुत्सामी, इसका नाम है। पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। ठीक। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी भूल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे धातु विज्ञान एक हेडिंग दी गई है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। क्या करता था? भारत में कई तरह के लोहे का निर्माण हुआ। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। आगे चलते हैं। लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। ये लौह स्तंभ महरौली में है और इसमें अभिलेख जो लिखा है उससे हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। हमने गुप्त वंश के बारे में अध्याय 10 में पढ़ लिया था। तो आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ये क्या है? ये एक लौह स्तंभ जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। आखिरकार ये क्या है? कुशलता का प्रतीक है शिल्पकारों की। ठीक, आगे देखते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में लिखा है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे। स्तूप कैसे हुआ करते थे? कई आकार के हुआ करते थे। कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े और छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है। स्तूपों के अंदर क्या रखा रहता है? एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। क्या रखा रहता है? एक बॉक्स रखा रहता है जिसमें इनकी कुछ अवशेष रखे रहते हैं। ठीक, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो अगर प्रारंभिक स्तूप की बात करें तो क्या होता था? धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ऐसे ये कलाकृति बनती गई। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा के लिए क्या बनता था उस टाइम पे? एक वृत्ताकार पथ बना रहता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका बोलते थे। अब इस रास्ते को क्या करते थे? एक रेलिंग से घेर देते थे
जिसे हम वेदिका कहते हैं। ठीक है, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। अब वेदिका में क्या बना होता था? प्रवेश द्वार बना होता था। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण कैसे बने होते थे? मूर्ति कला की जो सुंदर कलाकृतियाँ हैं उनसे सजे होते थे, और रेलिंग, ये सारी चीज़ें लगी रहती थी। ठीक, आगे चलते हैं। मानचित्र 7 105 में, मानचित्र 7 देखिए, मानचित्र 7 105 पेज की बात हो रही है, वो आगे है। देखिए आगे चलते हैं। मानचित्र 7 105 में अमरावती ढूंढो। अमरावती हमने देखा था मानचित्र 7 में। तो यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती में क्या होता था? एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, और इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। गुफाओं को कैसे सजाते थे? मूर्तियों का निर्माण करके और चित्रों के द्वारा। ठीक, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। अब इस काल में क्या हुआ था? कई हिंदू मंदिर हैं, उनका निर्माण भी हुआ था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का निर्माण हुआ और दुर्गा, विष्णु जैसे देवी देवताओं की पूजा भी स्टार्ट हुई। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वह गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह में मुख्य देवी और देवता की मूर्ति कहाँ रखी जाती थी? गर्भगृह में। ठीक, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, देखिए आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में, ये वाला। इसमें इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का जो प्रयोग है संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल का है, में जोड़े गए थे। ठीक है, बाएं में अमरावती की एक शिल्पकृति दी हुई है, ये वाली। ये क्या है? ये अमरावती की एक शिल्पकृति है। ठीक, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो, ये बच्चों के लिए है। ठीक, नेक्स्ट है, यहाँ पे बाएं देखिए, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यहाँ पे उसका चित्र दिया हुआ है। किसका? उत्तर प्रदेश के एक भीतर गांव है, वहाँ का एक आरंभिक मंदिर है ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। अब दाएं देखेंगे तो महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। क्या हुआ है? एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके ये मंदिर बनाया गया है। भीतर गांव जैसे मंदिरों के इसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। देखिए, भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। क्या बोलते थे इन्हें? शिखर। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंदिरों में क्या बनाया जाता था? मंडप नाम की कहीं जगह बनाई जाती थी एक, और ये एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा हुआ करते थे। सभागार था ये मंडप। ठीक, अब मानचित्र 7 105 में ही है ये, महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। महाबलीपुरम में ये बताना चाह रहे हैं, और ऐहोल में क्या है? पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ उसमें दिखाए गए हैं, जैसे कि आगे देखेंगे हम। ये देखिए, ऐहोल का दाएं में ये दिया हुआ है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यहाँ ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ये है ऐहोल का दुर्गा मंदिर, 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे?
अब ये जानेंगे कि हम स्तूप और मंदिर बनाए कैसे जाते थे आखिरकार। देखिए, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, क्योंकि आम लोगों के बस की बात तो है नहीं, खर्चा इतना आता था इसमें। तो ये ज़्यादातर कि कौन करते थे, ये राजा रानी ही करवाते थे, निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढे जाते थे, शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान ढूंढे जाते थे, शिलाखंडों को पहुंचाना होता था वहां पर। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों तथा फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था, यानी काट करके इसे लगाया जाता था। अब इस तरह से मंदिर का निर्माण करवाना काफ़ी दुष्कर काम हुआ ही करता था। शिलाखंडों को पहले तराशना, फिर उनको उस जगह पे पहुंचाना और काट छाट करके उसको सेट करना एक जगह पे काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बाएं तरफ, ये वाली पिक में हमें दिखाया गया है उड़ीसा का जैन मठ। ये उड़ीसा का जैन मठ है, दिखाया गया है। एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। एक पहाड़ को खोद करके बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। अध्याय 2 और चित्र, ये 14 पृष्ठ पे जो दिया हुआ है चित्र ये है। और अध्याय 2 में और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है, ये बताना था बच्चों को। अध्याय 2 में भी कुछ ऐसे चित्र दिए गए हैं। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र लिया गया है। क्या तुम देख पा रहे हो किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होगी। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी की तरफ से दिया जाता था। किसकी तरफ से खर्च उठाया जाता था, राजा रानी की तरफ से। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। किसने दिया था, श्रमिकों के एक संघ ने। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी होते थे, कृषक होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, त्योहार सुनार, ये सब हुआ करते थे पैसे देने वाले। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे चित्रकला की बात हो रही है। चित्रकला उस टाइम पे कैसी थी। तो मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। मानचित्र 7 आपको देखना होगा, मानचित्र 7। देखिए, यह मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढने की बात कही है, जो कि मानचित्र 7 चैप्टर 10 में था। तो आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर मैं मानचित्र दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सीधा समरी पर ही जाते हैं। मानचित्र 7 में आप अजंता को देख लेंगे। ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी, अजंता में। अजंता की गुफाएं, ठीक, गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। क्या थे, ये विहार थे जो बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं और ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, मतलब जिन्होंने बनाया है वो अज्ञात है। किसने बनाया ये पता नहीं है, लेकिन आज 1500 साल बाद भी ये चमकदार वैसी के वैसे बने हुए हैं। ठीक, देखिए ये दिया हुआ है अजंता के चित्र। तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ये अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनके कलर्स हैं जो आज तक वैसे की एज इट इज़ बने हुए। तो पुस्तकों की दुनिया, अगला हेडिंग है हमारा पुस्तकों की दुनिया। देखिए, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, इजीली आपको विजिबल हो। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं थी। क्या थी, वीर गाथाएं
लिखी गई और देवताओं से जुड़ी कथाएं यहाँ पे हुई। तो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? इलागो ने। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। किसकी कहानी है इसमें? कोवलम, जो कि एक व्यापारी है, उसकी कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसके मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक, नेक्स्ट है शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन दिया गया है, देख लेते हैं इसे भी। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ये वर्णन है, इसको पढ़ने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं। एक और तमिल महाकाव्य है की बात की गई है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले लिखा गया। कब? सतनार द्वारा लिखा गया। सतनार है इसके लेखक। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था, संस्कृत में लिखते थे। कालिदास कैसे लिखते थे? संस्कृत में। अब मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण कैसे होता था, ये देख लेते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई थी। हिंदू धर्म की जितनी भी कहानियाँ हैं, ज़्यादातर वो इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। पुराण में क्या है? विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ दी गई हैं। संसार के बारे में बताया गया है, राजाओं की कहानियाँ बताई गई हैं इसमें। तो अधिकतर जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उस टाइम पे भी किसको? स्त्रियों को, शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी इसे सुन सकते थे। पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें सुनने का अधिकार था। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य, महाभारत और रामायण, 2 संस्कृत महाकाव्यों की बात की गई है। कौन से? महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। आज महाभारत और रामायण सभी परिचित हैं। तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। महाभारत क्या है? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य क्या है? पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इस युद्ध का उद्देश्य यही था कि हस्तिनापुर की गद्दी कौन प्राप्त करेगा। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में अध्यायों में पढ़ा था हमने। आगे देखते हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण की कथा किसके बारे में है? कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। संस्कृत की जो रामायण है उसके लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आगे देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण की भिन्न भिन्न
लोकप्रिय है। इसके आधार पर नाटक बनाए गए हैं, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कुछ कहानियों का वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो आम लोग कैसी कहानियाँ कहते थे, आम लोगों को भी की भी कहानियाँ हैं, जैसे कि आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रैलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी दी हुई है यहाँ पे, या पढ़ लेना। अब यहाँ पे हम आगे एक नया हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है विज्ञान की पुस्तकें। अब विज्ञान की पुस्तकों के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। इसी समय विज्ञान की बात होती थी तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसी समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। देखिए उस टाइम पे भी विज्ञान की बात हो रही थी। तो खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट, उन्होंने क्या लिखी, संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। दिन रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूम रही है इसके वजह से होते हैं। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, उनके बारे में भी पता लगाएं। इनके दिया गया है यहाँ पे शून्य और आयुर्वेद के बारे में लिखा है। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। शून्य के लिए क्या किया था? यहाँ के गणितज्ञों ने शून्य के लिए भी आविष्कार किए चिन्ह का। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। ये बच्चों के लिए एनसीईआरटी में दिया गया है एक प्रयोग के तौर पर। चलिए ये देखते हैं अब आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। क्या है? चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी में हुए और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। उस टाइम पे भी शल्य चिकित्सा की बात हो रही थी। तो अन्यत्र यहाँ पे दिया गया है कि कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही प्रयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार कब हुआ? 1900 साल पहले काई लून। कागज़ का आविष्कार कब हुआ? 1900 साल पहले। किसने किया? 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था इसका आविष्कार। काई लून, उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। काफ़ी टाइम से छुपा के रखा गया, उसके बाद ये कोरिया पहुंची, उसके बाद ये सही जगह पहुंची। ठीक इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैली। पहले कोरिया गई ये तकनीक, कोरिया पहुंची, फिर जापान पहुंची। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली और इस महाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। उपमहाद्वीप में हमारे कहाँ से आई है? बगदाद से ही ये जानकारी आई। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ से, ये बच्चों के लिए दिया गया है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ तिथियाँ देख लेते हैं महत्वपूर्ण, जो कि स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले और कालिदास जी 1600 साल पहले। लोह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, इन सब की बात कब हुई? 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर की अगर बात करें तो ये 1400 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके साथ ही 6th क्लास की एनसीईआरटी भी। अगर आपको
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी हम यहीं पे कवर करा देंगे और समरी सारी देखने के बाद हम इसके हैंड रिटन नोट भी देख लेंगे। मेन पॉइंट्स मैं आपको कवर कराती चलूँगी अपने साथ साथ, ताकि आप भी अपनी तैयारी को एक बूस्ट अप दे सकें और एनसीईआरटी को यूट्यूब पे ही कवर कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।